नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत आभार आपका अपना समय देने के लिए। आज आप एक प्रतिष्ठित सीए के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सीए को आपने करियर के विकल्प के रूप में क्यों चुना? ओके ओके एक्चुअली ये ना मतलब बचपन से ही मतलब मेरे डैड माय ग्रैंड डैड दे दे वेर इन फैमिली बिजनेस। तो बचपन से बिजनेस को देखा था। तो कॉमर्स फील्ड की तरफ इंक्लिनेशन शुरू से ही था कि कॉमर्स फील्ड में ही जाना है। एंड आउट ऑफ द ऑप्शंस जो कॉमर्स फील्ड में अवेलेबल थे, आई थिंक सी ए आई बेस्ड ऑन द कोर्स, इसका जो सब्जेक्ट्स जो जो पढ़ाते हैं, मैंने जितना रिसर्च किया था, तो आई थिंक उसके बेसिस पे मेरे को लगा कि जो टैक्स लॉ, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आई आई चोज सी ए। आई मेड अ कॉन्शियस डिसीजन मेरे को सी ए ही करना है, राइट इन व्हेन आई वाज इन क्लास 10। एंड दैट इज़ वाई आई चोज सी ए, एंड आई थिंक आई हैव मेड अ डिसेंट डिसीजन। अगर आप सीए ना होते तो आपके पास करियर का क्या कोई दूसरा कोई विकल्प था पहले से? अगर सीए नहीं होते तो मे बी कि ये चूज तो हम कॉमर्स फील्ड ही करते, बट मैं मे बी कि एमबीए करता। एंड एमबीए के बाद मे बी अपने डैड को उनके बिजनेस में सपोर्ट करता। ओके सर। तो प्रत्येक सीए स्तर से गुजरते समय आपकी क्या सीख रही? सीए का आई थिंक ओके क्वाइट एक्साइटिंग। तो सीए में 3 लेवल होते हैं, सीपीटी, आईपीसी एंड फाइनल्स। तो मैं हर एक स्तर के लिए अपना एक स्पेसिफिक लर्निंग है जो मुझे मिली, आई विल शेयर दैट। तो सीपीटी में मैंने इनरोल किया था अराउंड अप्रैल 2014। तो जब मैंने इनरोल किया उसके बाद मुझे पता चला कि जो सीपीटी का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो 200 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मतलब तब एमसीक्यू था, आजकल तो थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, ऑब्जेक्टिव है। बट तब ये 200 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। 4 घंटे का टाइम था जिसमें आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड बचपन से मेरा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, दैट्स बीन वन ऑफ माय फेवरेट एग्जामिनेशन पैटर्न। तो और मुझे हमेशा मतलब स्कूल में भी जो 10-15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते थे, आई यूज टू स्कोर कि उसमें 100% आता था, मेरे को फुल मार्क्स आता था। सो मैं मुझे जब मुझे पता चला कि 200 मार्क्स का ये पूरा ही एमसीक्यू है, देन आई स्टार्टेड टू क्वेश्चन कि यार ये लोगों के 200 बाय 200 क्यों नहीं आते इसमें। मैंने फिर ना देखा कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जो टॉप होते हैं उनके मार्क्स कितने आते हैं, देन इट वाज लाइक 195 196 आते हैं। तो मेरे मन में चलता था कि यार 200 बाई 200 लोग के आते क्यों नहीं, क्योंकि इसमें तो आपका हैंड राइटिंग के लिए मार्क्स नहीं काट सकते, आपके प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स नहीं काट सकते, तो इसमें आते क्यों नहीं है। तो फिर मैंने अपने जो टीचर थे मेरे, जो वो इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, तो मैंने फिर उनको बोला कि सर ये 200 बाई 200 लाने का मेरा जो सीपीटी का एम है कि मैं 200 बाई 200 लाना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा सा सोचे कि क्या बोल रहा है, बट देन ही सेड कि एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव एंड ही वाज ऑलवेज मोटिवेटिंग कि हाँ जरूर, अगर आपने सोचा है तो इट इज पॉसिबल। आप इसी का टारगेट करो कि यू हैव टू ब्रिंग 200 आउट ऑफ 200। एंड वो तो बाद में जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लगे तब पता चला कि क्वेश्चन जितने ट्रिकी होते हैं एंड टाइम भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं। बट स्टिल मुझे था कि ओके, जब मैंने ये प्लान बना ही लिया तो देन मैं अपने पूरे पास्ट ईयर के 10 साल के क्वेश्चन थे सारे प्रैक्टिस करूंगा, अपना टाइम पूरा इसी को दूंगा। एंड देन लेट्स सी कि भाई 200 आउट ऑफ 200 आता है कि नहीं आता है। तो ये इस हिसाब से स्टार्ट हुआ। एंड मैंने अपनी सीपीटी एंड आईपीसी दोनों काठमांडू से की है। एंड लोग बोलते थे कि यार मतलब नेपाल से आप कर रहे हो, आप compete कर रहे हो विथ इंडिया के इतने सारे स्टूडेंट्स से आप compete करोगे, तो हाउ कैन यू एम कि आप उन सबसे बेटर परफॉर्म करोगे। बट स्टिल मतलब आई नेवर थॉट, मतलब उस तरफ से उस डायरेक्शन में कभी सोचता नहीं था। तो मेरा अपना एम था कि नहीं भाई, मेरे को अपना अच्छा अपना बेस्ट देना है एंड मेरे को टारगेट करना है कि आई वांट टू ब्रिंग 200 आउट ऑफ 200। रिजल्ट आया ऑन, तो मैंने एग्जाम दिया दिसंबर 14 में, 19 जनवरी 2015 रिजल्ट आया एंड मार्क्स आया मेरा 188 आउट ऑफ 200। एंड उस अटेम्प्ट का जो पास परसेंटेज था सीपीटी का, दैट वाज 14%, विच वाज वन ऑफ द लोएस्ट इन लास्ट 8 to 10 years। हमेशा इसका पास परसेंटेज 25 से 30% तक रहता था, बट उस अटेम्प्ट का 14% था। एंड 188 मार्क्स में ही मेरा रैंक 1 आया। सो इट्स जब वो रैंक 1 मैंने सुना कि मेरा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया है, सो उस टाइम लगा कि एक जो लर्निंग मुझे फॉर लाइफ मिली कि ऑलवेज यू हैव टू ड्रीम बिग। सपना देखने में कभी आपको छोटा नहीं सोचना है कि मैं 110 लाऊंगा, मैं 120 लाऊंगा। सपना देखने में तो कोई टैक्स लग भी नहीं रहा,
कोई ये नहीं बोलेगा कि आप इतना बड़ा सपना क्यों देख रहे हो, सपना देखना तो आपके ऊपर ही है। सो आई ऑलवेज थिंक कि किसी को भी सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए। वो जो इंग्लिश में बोलते हैं कि ऑलवेज एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू माइट हिट अ स्टार, कि आप जरूरी नहीं कि आप वो आप अचीव कर ही लोगे, बट आप कुछ ना कुछ तो अच्छा अचीव करोगे विच विल बी नियर टू योर ड्रीम। तो ये एक सीख थी जो सीपीटी से मिली। देन अब सीपीटी में तो रैंक 1 आ गया, एंड देन फेब 2015 में आईपीसी के लिए ज्वाइन किया उसी इंस्टीट्यूट में। एंड ठीक है, सबकी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई हो जाती है कि भाई इसका रैंक 1 आया तो आईपीसी में भी उसी उसी हिसाब से पढ़ाई करेगा, जबकि आईपीसी इज टोटली डिफरेंट। वो एक 700 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, हैंड राइटिंग कुछ लेवल तक, तो वो सब चीज़ मैटर करती है। बट स्टिल आई थॉट कि ठीक है, टारगेट बनाते हैं कि AR1 ही लाना आईपीसी में। तो फेब 2015 में स्टार्ट किया था, एंड 25 अप्रैल 2015, जो कि आई थिंक कल का ही दिन था, आई थिंक अराउंड 6 साल पहले, अ मैसिव अर्थक्वेक हिट्स नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। दैट वाज द बिगेस्ट अर्थक्वेक सिंस 1934। तो उस टाइम पे हम इंस्टीट्यूट में थे, एंड वो 30-40 सेकंड का जो वो अर्थक्वेक का मोमेंट था, दैट वाज रियली टेरिबल। एंड जैसे जैसे वो जब बंद हुआ तो हम इंस्टीट्यूट के नीचे आए, बाहर आए रोड पे, एंड वो जो मंजर था वो मतलब आई कांट डिस्क्राइब, क्योंकि वी कुड सी कि जो दीवार वगैरह है उसमें क्रैक्स आए हुए हैं, रोड्स में क्रैक आए हुए हैं, सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत लोग के बिल्डिंग कोलैप्स हो गए थे जहाँ पे उनके रिलेटिव्स अंदर ही है। तो वो एक काफी वो मंदिर था। एंड वो जो उसके बाद आई थिंक जब भी एक बड़ा अर्थक्वेक आता है उसके बाद काफी छोटे मोटे क्वेक्स आते रहते हैं। तो उसके बाद भी आई थिंक एक 15 दिन के बाद भी एक अच्छा खासा एक अर्थक्वेक आया उसी एपिसेंटर में। तो वो होने के बाद क्या होगी, 30 दिन तक जो पूरी जो थी कि जो आप इंस्टीट्यूट सारे बंद हो गए थे, दुकानें वगैरह बंद थे, बिजनेसेस वर शट। तो और लोग घरों के अंदर नहीं जा रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं था कि आप कब घर के अंदर जाओगे एंड वो भूकंप आ जाएगा, एंड देन द बिल्डिंग में कोलैप्स। तो इट वाज जस्ट अ रिवर्स लॉकडाउन, के लॉकडाउन में है कि घरों के अंदर रहो, बट वो वाला जो टाइम था कि घरों के बाहर रहना था, एंड बाकी दुकानें वगैरह भी सारी बंद थी। सो वो 30 दिन तक आई थिंक काफ़ी मेरी पढ़ाई हैम्पर हुई क्योंकि आई कुडंट फोकस ऑन माई स्टडीज़। एंड 30 दिन के बाद जब चीज़ें नॉर्मल हुई, जब वापस इंस्टीट्यूट आना शुरू किया, तो मेरे को फिर दिमाग में था कि यार मतलब टाइम हमारे पास काफ़ी लिमिटेड होता है। फेब में मैंने स्टार्ट किया, नवंबर 15 में एग्जाम था, एंड मैंने बोला टाइम तो मेरे पास भी इतना ही है, और जो कहीं भी जो बाकी स्टूडेंट लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनका तो 30 दिन वेस्ट नहीं हुआ, बट मेरा 30 दिन वेस्ट हो गया। तो नाउ आई हैव टू, मतलब मेरे को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें। तो अब मैंने क्या सोचा कि AR1 का भी दिमाग में नहीं लगाते हैं। देन मैंने बोला कि एक मार्कशीट, देन मैंने अपना एक मार्कशीट बनाया, मॉडल मार्कशीट, कि मेरे को हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लेके आना है। मैंने अपने जो May 15 के जो रैंकर्स का मार्क्स आया था, तो मैंने वो लिया, जो टॉप 3 रैंकर्स के मार्क्स थे, एंड देन मैंने उनका एवरेज निकाला कि भाई इनको तीनों का जो मार्क्स आया तो उसका एक एवरेज बना लिया, एंड बेस्ड ऑन माई प्रेफरेंस कि मेरे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें थोड़ा ज़्यादा मार्क्स, तो मैंने अपना बना लिया कि मेरे को ये मार्कशीट, दिस इज माई मॉडल मार्कशीट, कि मेरे को इतना मार्क्स लेके आना है। तो जो फोकस था मैंने रैंक 1 से शिफ्ट करके मैंने अपने मार्क्स में लेके आ गया कि इतना मार्क्स लेके आना है, रैंक भले कुछ भी आ जाए। तो मेरा जो मार्कशीट बना वो 84.2% का बना कि 84.2% मार्क्स लेके आना है। एंड 84.2% अगर मार्क्स आपके आ जाए तो इस डीम्ड कि आपका रैंक 1 ही आएगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी हाई मार्क्स। सो बट स्टिल अब माइंड को फोकस किया कि आपको इतने मार्क्स में आपको टारगेट करना है। एंड देन ठीक है, नवंबर 15 में एग्जाम दिया मैंने। बहुत लोगों ने बोला कि भाई तुमको अगर अच्छा रैंक लाना है तो आप अपना अटेम्प्ट को 6 महीने डिफर कर लो, आप नवंबर में एग्जाम मत दो, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और May 16 में एग्जाम दो। बट मैंने बोला नहीं, आपका मतलब टारगेट था नवंबर का तो नवंबर में ही देना है। तो एग्जाम दिया, एंड 1 फरवरी 2016 रिजल्ट आया, एंड वो रिजल्ट था 4.3%। जो पासिंग परसेंटेज था 4.3% था, विच वॉज अगेन वन ऑफ द लोएस्ट। आईपीसी में भी 9% से लेके अराउंड 15% 20% तक का रिजल्ट होता था, बट वो अटेम्प्ट में 4% का था। आई गॉट 77.7%, मेरा टारगेट 84 का था, बट आई गॉट 77.7%, एंड अगेन एंड आई गॉट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अगेन इन आईपीसी एज वेल। तो तब एक चीज जो मतलब मैंने सीखी इस चीज से कि आपका जब आप बड़े टारगेट बनाते हो तो इट्स नॉट कि सारी चीजें आपके हिसाब से ही होंगी, यू विल गेट ऑब्स्टैकल्स, बीच में ऑब्स्टैकल्स आएंगे, थिंग्स विल नॉट गो एज पर यू, बट आपको अपना गोल चेंज नहीं करना है। गोल टारगेट जो है आप थोड़ा उसको ट्विक कर दो, जैसे मैंने AR1 की जगह मार्कशीट पे फोकस किया कितना मार्क्स लाना है, बट बैक ऑफ द माइंड में मुझे भी पता था कि अगर 84% मार्क्स आएंगे किसी के तो इट विल बी AR1, बट वो एक मेंटल कंफर्ट देता है तो ठीक है कि मार्क्स इतने ही लाने हैं।
आप अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर लो, गोल थोड़ा ट्वीक कर लो, बट नेवर सेटल फॉर समथिंग लेस। जो आपने बनाया था कि मेरे को एआर 1 चाहिए, आप उसको उसी पे आप फोकस करो। दो नो मैटर कि ऑब्स्टेकल्स आए और सिर्फ आप ही के लिए आए, क्योंकि वो सिर्फ नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए आए थे, इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कुछ हैम्पर नहीं हुआ था उस अर्थक्वेक से, बट स्टिल तो वो एक लर्निंग था मुझे, मेरे लिए। एंड देन सीए फाइनल्स, फेब 16 में रिजल्ट आया, मार्च 16 से हमने 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, जब आप थर्ड लेवल जो फाइनल देते हो तो 3 साल की आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ती है। तो दैट टाइम आई गॉट टू नो कि ठीक है, पढ़ाई में आई वाज वेरी गुड, बट आई वाज नॉट सो गुड इन पीपल स्किल्स, क्योंकि आपको जब आप काम करते हो तो आपको टीम में काम करना है, आपको क्लाइंट से बातें करनी है, आपको टीम में परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए या जो पर्सनैलिटी चाहिए, तो आई थिंक मेरे को वो एस्पेक्ट को काफी वर्कआउट करना पड़ा, उस एस्पेक्ट में किया वो भी। एंड देन 1 साल जब हो गया तो मेरे जो भी वेल विशर्स थे, तो उन्होंने बोला यार देखो, तुम्हारा टारगेट तो रैंक 1 का ही होगा सीए फाइनल्स में भी। तो मैं बोला हाँ, पर देखो अगर टारगेट रैंक 1 का है तो मैं एक बिग 4 में काम करता था, तो बिग 4 में लोग बोलते हैं कि अगर आप बिग 4 में ही आप 3 साल काम कर लोगे तो आपकी रैंक आनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इतना काम का प्रेशर होता है एंड इतना ज़्यादा काम होता है कि आप अपने पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाओगे। तो हार्डली लोग बोथ ग्रुप पास होते हैं, और आप तो बोल रहे हो कि आप रैंक लेके आओगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बट स्टिल मैंने बोला कि नो, कंटिन्यू तो बिग 4 में ही करना है। अब अगर टाइम कम मिल रहा है तो हम ये करेंगे, मैं जो बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट करता हूँ, अगर बाई चांस कि मैं कहीं वीकेंड पे कहीं घूमने चला जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं उस टाइम को यूज करूंगा कि मैं अपना पढ़ाई में लगा दूँ। बट आई वोंट शिफ्ट कि मैं बिग 4 से कोई मीडियोकर फॉर्म में या कोई छोटे फॉर्म में आता हूँ। तो वो आई सेड कि नो, बिग 4 में काम करके आई विल अप्रूव कि इट्स पॉसिबल टू गेट अ रैंक बीइंग इन बिग 4। तो अगेन टारगेट वही था कि रैंक 1 ही लेके आना है। एंड पढ़ाई भी उस हिसाब से की। नवंबर 18 में एग्जाम्स था, नवंबर 18 में एग्जाम्स हुआ, एंड 23 जनवरी 2019 को रिजल्ट आया, एंड रिजल्ट में मेरा रैंक 5th आया। आई डिडंट गेट द रैंक 1। सो अगेन जब रिजल्ट आया तो काफ़ी हार्ड, मतलब कि काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटे के लिए थॉट किया ये क्या हो गया, कि जब रैंक 1 का ही सोचा था कि रैंक 1 ही चाहिए, एंड देन व्हेन यू गेट रैंक 5, तो वो थोड़ा सा बुरा लगा कुछ टाइम के लिए। बट देन आई सेड कि लाइफ में हमेशा आप जो चाहोगे वही आपको नहीं मिलेगा। इट्स नॉट, आप अपना बेस्ट एफर्ट लगाओ, मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया था, बट स्टिल आपकी ये नहीं होती तो दैट्स फाइन, यू हैव टू सेटल। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि जब आपके हिसाब से कोई काम नहीं होता तो वो ऊपर वाले के हिसाब से वो काम हुआ है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। मेरे रियलिटी को आप एक्सेप्ट करना सीखो कि अगर नहीं भी आपको अपना गोल मिला है, सो डोंट बी डिसहार्टेंड, एक्सेप्ट द फैक्ट, एंड देन जो आपको हमेशा अपना वर्किंग करना है, अपने काम में आप कभी भी वो अपना मत करो। सो दीज वर द 3 लर्निंग्स जो मुझे अपनी सीए के 3 लेवल से मिली। तो आप सीए सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने सीए की डिग्री से क्या सीखा है? सीए की डिग्री से मुझे क्या सीखा है, क्या मिला, तो एक तो है कि जो नॉलेज है, जो नॉलेज बेस है, जो आपको टैक्स के बारे में या फाइनेंस के बारे में, ऑडिट, कॉस्टिंग, इन सब के बारे में जो आपको नॉलेज मिलता है, तो ये नॉलेज तो मुझे मिला ही है। एंड उससे भी बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है मुझे मिली है कि एक कॉन्फिडेंस मुझे मिला है कि अगर मैं कुछ चाहूँ, इफ आई ड्रीम ऑफ समथिंग कि मुझे ये अचीव करना है, देन आई कैन डू दैट। तो ये एक कॉन्फिडेंस आई थिंक मुझे मिली है ड्यू टू द सीए डिग्री। एंड दूसरी एक डेफिनेटली एक जो ये ऑल इंडिया 1 रैंक का जो एसेट होता है, जो हम इसको क्राउन बोलते हैं कि ये क्राउन ऑफ बीइंग एन ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, तो ये क्राउन जो मुझे मिला, तो आई थिंक इट्स एन एसेट फॉर मी। एंड इस चीज को लेकर मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ कि मैं लाइफ में जो भी बड़ा करना चाहूँ देन आई कैन डू इट। तो ये मुझे लगता है कि सीए अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज जो मुझे मिला है, उससे भी बड़ी चीज मुझे ये लगता है कि आई हैव अर्नड आउट ऑफ माय सीए डिग्री। तो ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी जो सीए की तैयारी करते हैं, उनके साथ भाषागत समस्या, अंग्रेजी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक इसमें तो जो लोग को है कि इंग्लिश और हिंदी वाला अगर इशू है, तो उसमें आई थिंक आईसीआई एग्जाम्स हिंदी में भी होता है। उनके पास दोनों मीडियम है, इंग्लिश और हिंदी का। एंड मुझे लगता है कि हिंदी, आई एम नॉट सेइंग कि हिंदी में देना गलत है या इंग्लिश में ही देना चाहिए, बट अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री आप परस्यू कर रहे हो, या परस्यूइंग अ डिग्री विच इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, और आप खुद को एक ग्लोबल प्रोफेशनल की तरह जानना चाहते हो, देन इट्स गुड कि आप
इंग्लिश को मतलब इंग्लिश में एग्जाम दो। आई एम अगेन नॉट प्रमोटिंग कि हिंदी गलत है एंड इंग्लिश में देना चाहिए, बट मुझे लगता है पर्सनली कि व्हेन यू आर परसुइंग अ डिग्री लाइक सीए, तो अगर आप इंग्लिश में दोगे आई थिंक, और सीख के मतलब आप इंग्लिश सीख के, अगेन मतलब मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि कितना डिफिकल्ट होता है लैंग्वेज सीखना, क्योंकि मेरे लिए तो इंग्लिश, आई थिंक हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से थे तो मुझे कभी दिक्कत हुआ नहीं। बट हाँ, अगर मुझे लगता है कोई मुझे अगर बोले कि नहीं यार तुम हिंदी में दो, तो आई थिंक मुझे काफी दिक्कत हो जाती है। तो आई वुड नॉट से कि आपको इंग्लिश में देना चाहिए, बट उनके लिए आई थिंक आई वुड जस्ट से कि हिंदी वालों के लिए एक हिंदी मीडियम से भी एग्जाम्स होते हैं, आप हिंदी में भी दे सकते हो। एंड उसकी कुछ ऐसी नहीं है कि अगर आपने हिंदी में दिया तो आपकी वैल्यू कम है, आपको डिग्री सेम ही मिलती है। सेम डिग्री जो मुझे मिली वही उसको मिलेगी, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपकी भी रैंक वही रैंक आएगी, बल्कि आपकी इवैल्यूएशन सेम होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है तो उनके लिए ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी में दो, एंड अगर इफ यू कैन, अगर आप खुद को थोड़ा स्ट्रेच करके इंग्लिश बेटर सीख के आप इंग्लिश में देना चाहते हो, देन दैट वुड आई वुड से इट वुड बी मच बेटर। तो सीए की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और सीए की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए आपका क्या संदेश है? सीए के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि देखो कि 5 साल लगते हैं सीए बनने में, है ना, और 5 साल में आप सब लोग पढ़ाई तो उतना ही करते हो, उतना ही मतलब कोई लोग 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, कोई लोग 6 घंटे करेंगे, कोई लोग 2-3 घंटे करेंगे, बट सब लोग पढ़ाई करते हैं। सीए में जो स्टूडेंट आया है और उसने अगर एक लेवल पास किया तो वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो मुझे क्या लगता है कि लाइफ में जो होता है ना कि हैप्पीनेस एंड पेन, आपको हमेशा, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा खुश रहो या हमेशा आपको पेन में ही रहना पड़े। ये एक अप एंड डाउन की तरह है कि आपको कभी खुश होंगे, कभी आप पेन में होंगे। सो यू विल हैव टू लर्न टू enjoy the right kind of happiness and to bear the right kind of pain, like कि अगर आप एग्जाम में टॉप होते हो, एग्जाम में आपकी रैंक 1 आती है, आप एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास होते हो, तो बहुत अच्छी आपको हैप्पी वाली फीलिंग आती है, यू गेट हैप्पी। बट अगेन, और एक हैप्पी वाली फीलिंग ये भी होती है कि जब एग्जाम्स 6 महीने दूर है, तब आपका एक दोस्त कॉल करता है कि यार एक रोड ट्रिप में जाते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, तो आप उसके साथ घूमने जाते हो, तो भी आपको जब आप वापस आते हो तो आपको घूम के काफी अच्छा लगता है। तो ये भी एक हैप्पी वाली फीलिंग है। दूसरी पेन के लिए एक है कि जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपने सोचा कि कुछ ये लाना था बट आपका वैसा रिजल्ट नहीं आया, आप सब फेल हो गए, या आप सीए बन गए, आपकी नौकरी उतनी अच्छी नहीं लगी, तो ये भी एक पेन है, दुख होता है। एंड दूसरा है कि आपका जब दोस्त ने कॉल किया कि यार कहीं चलते हैं, तो उसको आपने मना कर दिया, यार नहीं, अंदर से मन कर रहा है आपका जाने का, बट आपने उसको मना किया कि यार मैं नहीं जाऊंगा, और आप बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, आपने 12 घंटा पढ़ाई किया, तो ये भी एक दुख है, ये भी एक पेन है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा पेन सहना है और कैसा हैप्पीनेस सहना है। आपको चाहिए कि मैं दोस्त के साथ घूमने गया और खुश हो गया, और जो पेन है, मैं रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो पेन मैं बियर करूंगा, या मैंने उसको मना किया, मैं घर पे बैठा, मेरे को नेटफ्लिक्स देखने का मन था, मेरे को फेसबुक इंस्टा करने का मन था, बट मैंने वो नहीं करके मैंने पढ़ाई किया, वो भी एक दर्द है, वो भी एक बहुत बड़ा दर्द है। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता हूँ 12-13-14 घंटा पढ़ता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि यार मैं भी घूमने जाता हूँ ना, मैं भी थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, मैं भी कुछ कर लेता हूँ, बट मेरे को लगता है नहीं यार, वो हैप्पीनेस छोड़ो, अभी आप दर्द सह लो। एंड जब आपका रिजल्ट आता है, जब आप फर्स्ट रैंक या आपको कोई भी अच्छी रिजल्ट आती है, तो आपको वो खुशी होती है। तो खुशी और दुखी, सुख और दुख है, ये लाइफ में तो होंगी, है ना, तो आपके ऊपर है कि आप कैसा सुख अनुभव करना चाहते हो और कैसा दुख अनुभव करना चाहते हो। तो मेरे लिए होता है कि आप ये पढ़ाई करने वाला दुख अनुभव कर लो, और जो खुशी है, वो अच्छा रिजल्ट वाला जो खुशी है, वो अनुभव कर लो। दैट इज बेटर देन कि आप वो दोस्त के साथ घूमने गए, वो खुशी अनुभव कर रहे हो, और रिजल्ट अच्छे नहीं आए, वो दुख अनुभव कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कभी कि आपको हमेशा सुख ही मिलेगा। किसी के पास ऐसा फॉर्मूला है तो मुझे भी बता दे कि सिर्फ सुख का फॉर्मूला क्या है। तो हमेशा सुख और दुख तो दोनों ही मिलेंगे। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि राइट सुख और राइट दुख आपको करना है। इसलिए सीए स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहूंगा कि ये 5 साल में जम के मेहनत कर लो। ये जो 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र होती है ना, इसी में आप कुछ अपना कुछ ऐसा कर सकते हो कि 30 साल के बाद आपको सोचना ना पड़े कि भाई अब क्या करें लाइफ में। तो ये चीज मैं बस चाहता हूँ कि अपने बैक ऑफ द माइंड में ये चीज रखना कि आप जो भी कर रहे हो, ये सुख और दुख, ये कैसा वाला सुख और दुख है। क्योंकि अगर आप वो अभी घूमने वाला सुख है, तो फिर वो वाला दुख आने वाला है। और अगर आपको बोलो कि नहीं वो वाला सुख चाहिए, तो अभी के लिए दुख आपको करना पड़ेगा। तो यही मैसेज मैं देना चाहूंगा। एंड आई थिंक जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी की कैसे पढ़ाई करें, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज है, मतलब बहुत सारे टॉपर्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोज डाल रखा है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, रैंक कैसे आती है।
मैंने भी अपने काफ़ी वीडियोज़ में बता रखा है कि रैंक लाने के लिए कैसे पढ़ाई करें। तो आप लोग के पास मटेरियल है, जो चीज़ कोई भी आपको नहीं दे सकता और आपके पास खुद ही आएगी, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन। आपकी कमिटमेंट की, हाउ कमिटेड यू आर टुवर्ड्स गेटिंग दैट रिजल्ट। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक माय मैसेज वुड बी फॉर द सीए एस्पिरेंट्स। बहुत बहुत आभार आपका। आशा करते हैं आगे भी आपका समय मिलता रहेगा। थैंक यू सो यस मच। मिस्टर सिंह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके।